हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का झारखंड बोर्ड क्लास 10th का गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बच्चों आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका मैं पहले बता दूं कि इसका दो वीडियो और मैं पहले बना चुका हूं। ठीक है, क्योंकि मैथ थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें आपका 3 खंड को पूछा जाता है। तो खंड ए, खंड बी दो को पहले मैं बना दिया हूं वीडियो। ठीक है, आप अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद खंड ए और खंड बी को दोनों को देख लेना। अगर लिंक नहीं मिल पाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, खंड बी को भी आपका सॉल्व करा दिया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, खंड सी को आज देखने वाले हैं और ये सब क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, आज जो हम बताने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल आएगा। सॉल्व कैसे करना है, विविक्तर निकालने बोल रहा है बच्चों, यानी कि डी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, जिसमें से आपका जो समीकरण दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 5x और प्लस में 2 है। ठीक है, बराबर में 0, जिसमें से a बराबर दिया हुआ है 3, है ना। ये a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकाल लेते हैं d, है ना। d जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² b कितना है, तो b सर -5 है, तो -5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac, 4 लिख देंगे इंटू a का मान 3 और c का मान दे देंगे हम। c का मान कितना है, 2, है ना, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। चलो 5×25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा, माइनस 4×3 = 12, 24 हो जाएगा। तो d का मान जो निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल जाएगा 1। ठीक है, यानी कि d जो है वो पॉजिटिव नंबर आ गया। इसका मतलब इसको मूलों की जो प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा। ठीक है, ये लिख देंगे। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर 0 आता तो मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होता, लेकिन हल जो होता समान होता। लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, तो वास्तविक तो होगा लेकिन इसका मूल जो होगा वो अलग अलग होगा। और माइनस होता है, यहाँ पे माइनस में आता तो उसका कोई मूल होता ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना होगा। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व करना है कि इसको मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है -b, है ना, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बैठाएंगे -b, b कितना है, -5, तो माइनस और माइनस फॉर्मूला वाला। ठीक है, प्लस माइनस √d का मान कितना आया, 1 आया। नीचे कितना लिखेंगे, 2a लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो लिखेंगे प्लस माइनस, और ये √1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, अच्छा ये a का तो वैल्यू लिखा ही नहीं हम यहाँ पे। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आपको एक बीच में लाइन देना है, एक लिखना है x बराबर, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो अब पहले ले लो यहाँ पे माइनस, -1/6। फिर उसके बाद लो इधर x बराबर, अब प्लस लेके चलना। ठीक है, +6। ठीक है, +1/6। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है ना, इसलिए आपको एक बार प्लस लेना एक बार माइनस। तो 5 में से एक घटाएंगे, 4 बचेगा, 4/6। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 2/3। और यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 और 1 6/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसका दो जो मूल निकलेगा बच्चों, वो आपका 2/3 एक निकलेगा और एक निकलेगा, एक निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने पहले बताया था कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और इसके जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या फाइनल बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है बच्चों प्रमेय है, ये क्या है, प्रमेय है, और 6.8 प्रमेय है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये 6.8 प्रमेय है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं। चलिए,
बनाते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है ना। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज आपको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। चलिए ड्रॉ कर लिए हम लोग समकोण त्रिभुज, और जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक कर्ण का वर्ग मतलब कि एसी का वर्ग है ना, एसी का वर्ग मतलब एसकी का स्क्वायर, इसका शेष दो भुजा कौन कौन सा शेष भुजा, ए बी भुजा है और बीसी भुजा है। एसी का दो शेष भुजा ए बी और बीसी, इन दोनों का वर्गों का योग के बराबर होता है। ये चीज को आपको सिद्ध करना है, इसी को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध कैसे करना है वो अब ध्यान देते हैं। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। तो दिया क्या है जी, दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पूरे ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे बच्चों, ठीक है, तब समझ में आएगा। त्रिभुज है, चूंकि ये परमे है बच्चों, हर एग्जाम में आप लोग का एक परमे तो पूछा जाएगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, 6.8 और 6.9, ये और 6.8 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जिसमें जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, जो दिया है सिंपल सा हम वो चीज को लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है वो चीज को लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने जस्ट बताया कि जो AC का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, वो दूसरे अन्य भुजा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के बराबर है। ये चीज को आपको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम एक रचना करेंगे। ठीक है, रचना में क्या करना है आपको कि ये जो B जो देख रहे हैं ना, B से एक लंब खींच देना है AC पर। ठीक है, B से एक लंब खींच देना है, तो ये इसका नाम दे देंगे हम D। ठीक है, तो BD यहाँ पे लिखेंगे, BD, BD लंब किस पर खींचा गया है, AC पर, AC पर खींचा। ठीक है, चलो इतना लिख लेंगे। उसके बाद आपको करना है प्रमाण, लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में आपको क्या लेना है वो चीज को ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक इसमें छोटा त्रिभुज आप देख रहे हैं कि ADB। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ADB, एक छोटा त्रिभुज आप देख रहे हैं ADB, ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज देख रहे हैं ABC। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को हम लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। और जब भी मेरे प्यारे बच्चों लंब खींचा जाता है तो ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABC में। चलिए, तो ABD वाले भुज में, छोटा वाला त्रिभुज में आप देखो ऊपर वाला में, तो देखो कोण D जो है ADB है ना, कोण ADB और बराबर कोण है ABC। बड़ा वाला त्रिभुज में देखो ABC, ये वाला B कोण बराबर है ना, कोण ABC। ठीक है, ये बराबर है कैसे, तो सर 90 डिग्री से ये बराबर है। ठीक है, चूंकि दोनों में 90 डिग्री है। छोटा वाले त्रिभुज में आप देखो ABD में ADB भुजा, ABD कोण और ABC कोण बड़ा वाला में। ठीक है, तो बराबर हो गया। एक चीज को और बराबर करते हैं, ध्यान देंगे कि देखिए ये जो छोटा वाला त्रिभुज में आप देखो, छोटा वाला जो त्रिभुज है ADB वाला में कोण A आ रहा है। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में कोण A आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी देखो कोण A आ रहा है, तो दोनों में ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। चूंकि उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है वो। ठीक है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। अब जब दो चीज त्रिभुज में बराबर हो जाती है बच्चों, तो दोनों त्रिभुज जो होती है वो समरूप हो जाती है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। कैसे हुआ, तो एंगल से हुआ, दो एंगल को हम बराबर किए हैं। ठीक है, मतलब कि दो कोण को हम बराबर किए, एंगल मतलब होता है कोण कोण, है ना। चलिए, अब जब दो त्रिभुज बराबर हो जाती है बच्चों, तो उसके संगत भुजाएं भी जो होती है वो अनुपातिक होती है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे ABC, ABD वाले भुजा में, ABD वाले भुजा में। ठीक है, AD है ना, इसका हम AD भुजा लेंगे। ठीक है, AD भुजा, और बड़ा वाला त्रिभुज में हम लेंगे AB भुजा। ये वाला भुजा क्या होगी, अनुपात में होगा। ठीक है, बराबर में देंगे। अब फिर से हम छोटा वाले त्रिभुज में लेंगे और देखेंगे AB भुजा, अब छोटा वाला हम देखो AB भुजा। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में AB भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज में देखो कौन सा, AD भुजा, AC भुजा, है ना। बड़ा वाला त्रिभुज में AC भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में। ठीक है, ये अनुपातिक में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको हम,
चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एडी और एसी को गुना करेंगे, एडी गुना एसी, ठीक है, फिर एडी ही लिख दिए हम ना, एक मिनट, हाँ एसी, एडी गुना एसी मतलब एडी और एसी को बराबर गुना कर दिए और एबी और एबी गुना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीपल किए है ना, एबी गुना एबी को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन में ये साइड में हम काम करेंगे। ठीक है, ये साइड में काम करेंगे हम थोड़ा सा। चलिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम ये कर दिए, ये भी एबीडी भुजा ऊपर वाला भुजा में, ऊपर वाला त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में लिए। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे, है ना। चलो लेते हैं, तो सबसे लिखेंगे पुनः, लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज, अब छोटा वाला त्रिभुज इधर लो, बीडीसी में, है ना, त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी तथा, अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, एबीसी, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, दोनों त्रिभुज में लेंगे तो बीडीसी में हम देखेंगे कि कोण डी 90 डिग्री और इसका बड़ा वाला में कोण बी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण बीडीसी बराबर कोण है एबीसी का। ठीक है, ये बराबर है, जिस कोण का बात करेंगे उसको हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, बी कोण का बात करें या डी का बात करें, इसलिए बीच में लिखें। ये कैसे बराबर हुआ, तो सर 90 डिग्री से बराबर हो गया। कोई तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट और देखो, और क्या बराबर है, आप देखो छोटा वाला त्रिभुज में आप देखो कोण सी, और बड़ा वाला भी त्रिभुज में आप देखो कोण सी बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी। ठीक है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है ये चीज, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब दो चीज को बराबर कर दिए हम यहाँ पे, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिखेंगे बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये क्या हो गए, समरूप, कैसे, एंगल एंगल से, एंगल एंगल से। ठीक है, अब देखो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके भुजा जो है अनुपातिक हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इसमें हम डीसी और बीसी, देखो अगर हम इस लाइन में देखें तो ये इसका डीसी देख लो और इसका बीसी देख लो। ठीक है, लाइनिंग में अगर हम लेके चले तो डीसी बटा बीसी, ठीक है, बराबर लेके चलेंगे अगर हम। तो अगला देखेंगे बीसी, है ना, देखो ये एक बी यहां से उठा रहे हैं कि यहां से उठा रहे हैं, तो यहां से ए और सी उठाएंगे हम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बीसी, है ना, बीसी बटा बीसी बटा एसी। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे डीसी और एसी को गुना करेंगे, इधर से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे डीसी गुना एसी, और बीसी को बीसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था वो लिख लेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 था यहाँ पे एडी गुना एसी, और इसको जोड़ेंगे हम किसके साथ, मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, है ना। तो एडी एसी हो गया, तो अब यहाँ लिखेंगे डीसी और एसी, डीसी गुना एसी। ठीक है, और अब राइट राइट वाला को जोड़ेंगे तो इधर बराबर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे ए बी का स्क्वायर समीकरण 1 वाला और समीकरण 2 वाला बीसी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट वाला जोड़े और राइट राइट वाला को हम जोड़ दिए। ठीक है, राइट राइट वाला को हम जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन दोनों में देखो कॉमन कुछ नजर आ रहा है, एसी इसमें भी है और इसमें भी है, तो एसी को हम ले लेंगे कॉमन। अंदर में क्या बचा, एडी, और प्लस में क्या बचा, एक डीसी, है ना, और बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एसी लिख दिए, और एडी और डीसी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो देखो, आप ध्यान दो, एडी एडी और डीसी, देखो एडी और डीसी, देखो यहाँ पे एडी और डीसी को अगर हम जोड़ दें, एडी और डीसी को जोड़ दें तो क्या कहेंगे हम, टोटल को एसी कहेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम वहां पे एसी इंटू एसी, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी और एसी को गुना करें तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या सर इसी को प्रूव करना था, बिल्कुल सर इसी को प्रूव करना था, यही आप हो गया प्रूव। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर कर दे रहे हैं एक बार हम। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम से लेकर के अर्धवार्षिक या फिर प्री बोर्ड, सभी के लिए, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखो, जब तक 2-3 बार बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक है, हम भी जब पढ़ते थे ना 10th में, तो इसको हम लगभग हर प्रमेय को कम से कम देखिए 4 प्रमेय इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 6.1, 6.2, 6.8 और 6.9, ये 4 प्रमेय आपका इंपॉर्टेंट है। तो चारों प्रमेय को हम लगभग, हमको लगता है 20-20 बार भी बनाए हैं सर, हम लोग को बनवाते थे। तो आप लोग भी बनाओ, ठीक है, जितना बार बनाओगे उतना फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इनके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो हम केबल टावर यहाँ से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, देखो ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका जो है भवन है। भवन कितना मीटर है? 7 मीटर। तो ये अगर ये 7 मीटर है ए बी, तो डीसी भी 7 मीटर है और जीई भी 7 मीटर होगा। बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे भवन ये है, और भवन का अगर हम शिखर से, अगर हम इस एफ ई जो है, एफ ई जो टावर है, इसका अगर हम ऊपर में देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम पाद में देखते हैं अवनमन कोण कितना बनता है? 45 का बनता है। तो यही चीज लिखा हुआ, अब केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको हम लोग। चलो यहाँ से हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई है ना। क्या लिखेंगे? टावर की ऊंचाई। माना टावर की ऊंचाई। क्या मान लेंगे ऊंचाई को हम? टावर की ऊंचाई को ई एफ। क्या लिख लेंगे? ई एफ। ठीक है, ई एफ, देखो यही है ना, ई एफ, इसी को। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। तो एक चीज दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दे रखा है ना, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर होगा नहीं जी, 7 मीटर। ठीक है, जो कि आपका सीडी है। ठीक है, क्या है? सीडी। चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीडी लिख देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। सीडी कितना दिया हुआ है? 7। ठीक है, 7 मीटर। चलिए अब आपको निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। अब एक चीज ध्यान देना कि निकालना कैसे, एक बार माइंडली कर लो, उसके बाद बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कि अगर ये 7 है, हमको एफ जी का निकालना है। अगर एफ जी निकल गया और 7 तो आपका दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? आपका ये टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले है क्या कि एफ जी को निकालना है। तो एफ जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये इसका मान पता होना चाहिए, लेकिन इसका मान भी पता नहीं है। तो इसका मान पता नहीं है, तो सबसे पहले हम सी का मान निकाल लेंगे, और जब सी का मान निकालेंगे तो डीजी का बराबर हो जाएगा, और डीजी मान निकल जाएगा तो एफ जी भी मान निकल जाएगा। तो 3-4 स्टेप करना है आपको, देखो कैसे करना है वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज डीसीई में, डीसीई में। ठीक है, डीसीई, डीसीई मतलब ये वाला त्रिभुज, देखो ये। ठीक है, तो अब इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आधार लेंगे और एक लंब लेंगे। और आधार लंब किस फॉर्मूला में आता है? 10 में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आधार लंब बटा आधार कर लो यहाँ पे। तो लंब क्या है आपका? पहले 10 है ना, 10 लिख लेते हैं। और 10 कितना? 45 डिग्री लिखते हैं ना, तो 45 डिग्री। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? सी डी, और आधार कितना है? सीई। ठीक है, चलो 10 45 का मान 1 होता है। सीडी का मान कितना है? सीडी का मान 7 है, और सीई का मान नहीं पता, तो सी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सीई को 1 से गुना करेंगे तो सीई, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 मीटर। ठीक है, मतलब सीई का भी वैल्यू निकल गया हमारे पास 7। कोई तकलीफ नहीं। अब सीई का जितना मान है उतना डीजी का मान होगा, क्योंकि देखो बराबर है, सेम चल रहा है। ठीक है, तो सी लिखेंगे सी, इसलिए सीई बराबर डीजी बराबर कितना? 7 मीटर। ठीक है, मतलब इसका मान निकल गया। अब जब इसका मान निकल गया तो हम लोग एफ जी का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, 10 का फॉर्मूला बैठा करके। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज कितना लेंगे अबर? समकोण त्रिभुज कितना ले ले? तो अबर लेंगे हम यहाँ पे डीजीएफ में। ठीक है, डीजीएफ, डीजीएफ
में। ठीक है, तो डी जी ई एफ कितना है, तो इसका हम टेन का फॉर्मूला इसमें भी बैठाएंगे, तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है एफ जी, लिखेंगे एफ जी और बटा में डी जी। ठीक है, तो टेन 60 का मान अंडर रूट 3। और एफ जी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो एफ जी की जगह में एफ जी। डी जी का मान कितना है, तो अभी हम लोग डी जी के बराबर कितना किए थे, 7 किए थे, तो 7 लिख देंगे। इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो एफ जी को 1 से गुना करेंगे तो एफ जी, और 7 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 7 अंडर रूट 3। ठीक है ना। अब इतना निकल गया, जब आपका ये 7 अंडर रूट 3 निकल गया, तो आप टावर की ऊंचाई को क्या माने थे, ई एफ, ई एफ ये वाला माने थे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो टावर की ऊंचाई हम लोग EF माने थे, और EF को हम लोग लिख सकते हैं FG बटा FG प्लस, सॉरी बटा नहीं, FG प्लस GE, GE। ठीक है, तो FG कितना आया है, 7 अंडर रूट 3, तो 7 अंडर रूट 3 लिख देंगे, और GE कितना आया, 7 आया। 7 अंडर रूट 3 और 7 को गुण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 7 को कॉमन ले लिए, अंडर रूट 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो ये इतना आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे। देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम छिन्नक को एक चित्र बना देते हैं। देखिए ये छिन्नक हो गया, ठीक है, छिन्नक हो गया। छिन्नक का आकार इसी तरह होता है, और छिन्नक में दो वृत्त होता है, एक ऊपर छोटा वृत्त और एक नीचे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, छिन्नक का यहां लिखेंगे, छिन्नक का, छिन्नक का क्या क्या दिया हुआ है, तो छिन्नक का दिया हुआ है सबसे पहले एल, क्या दिया हुआ है, एल। तो लिखेंगे छिन्नक का एल बराबर, एल कितना है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर देख ले सकते हैं क्या 4 है, या हम भी गलत लिख रहे हैं, देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर बिल्कुल। ठीक है, और इसका परिमाप भी देख लो एक बार, ताकि ऊपर ना फिर से करे, 18 और 6 है। ठीक है, चलो हाँ, अब लिखेंगे इसके बाद हम लोग बड़ा वृत्त का परिमाप, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का परिमाप। तो बड़े वृत्त का परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दिया है आपका 18। ठीक है, अब 18 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग सबसे पहले बड़े वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे और छोटा वृत्त का भी त्रिज्या निकाल लेंगे, तब हम लोग छिन्नक का फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो बड़े वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr, बड़ा आर लिखेंगे, ठीक है, बराबर 18। ठीक है, यहाँ पे पाई को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पाई यहाँ पाई से पाई कट जाएगा आगे जाके। ठीक है, इसलिए हम पाई को चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाई को रहने दो यहाँ पे। ठीक है, 2r को इधर ले आओ। ठीक है, तो गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2r। ठीक है, 2r जो है बटा में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया जी, पाई को क्यों रखेंगे, वहां हम लोग को आर ना निकालना है जी, हाँ आर को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर रहने दो, यहाँ पे 2 पाई जो है इधर इंटू में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 9/पाई, मतलब एक आर निकल गया। दूसरा आर भी निकाल लेते हैं छोटे वृत्त का इसी तरीके से, छोटे वृत्त का परिमाप, तो कितना दिया हुआ है इसका परिमाप, 6 दिया हुआ था, तो लिखेंगे 6। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो इसको छोटा आर में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि मैच ना कर जाए, बराबर आर 6। अब देखो ये आर को यहीं रहने दो, ये 2 पाई को इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, 2 पाई, डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 3/पाई, मतलब कि आर का मान कितना हो गया, 3/पाई। ठीक है, 3/पाई, थोड़ा ऊपर कर लो, हाँ चलो। अब उसके बाद हम लोग अब छिन्नक का फॉर्मूला लगाएंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला था, तो लिखेंगे यहाँ पे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल, और बड़ा आर है ना, बड़ा आर प्लस छोटा आर, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो पाई का मान पाई ही रहने देंगे, क्योंकि पाई पाई कटेगा। एल का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो बड़ा आर का मान दिया हुआ है 9/पाई, और छोटा आर का मान दिया हुआ है 3/पाई। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे पाई गुना 4, है ना, या फिर 4 गुना पाई, जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर में करेंगे तो पाई और पाई का एलसीएम पाई होगा, और 9 + 3 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 4 और 9 3 कितना हो गया 12/पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू 12, 12 और 4 को गुना कर देंगे तो 12 चौके 48, क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका लास्ट सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको निम्न में आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले 3 4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम। ठीक है, तो एक होता है सी आई का कॉलम जिसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, दूसरा जो कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, तीसरा जो कॉलम होता है वो एम का होता है। ठीक है, और चौथा जो कॉलम होता है वो एफ एम होता है। ठीक है, ये इतने ही कॉलम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95 है ना, 85 से 95। ठीक है, वहां मिसप्रिंट है 55 लिखा हुआ है, वो गलती है। चलो, ओ तेरी हो सर टेढ़ा चल जाता है सर, कोई बात नहीं बाबू। चलो एफ कितना कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 11, 8 और 3। ठीक है, अब एम कितना दिया हुआ है, एम कैसे निकालना है वो ध्यान देना कि सीआई का जो होता है ना फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके और आधा करना है। तो फर्स्ट 45 और 55 जोड़ो कितना हो रहा है 100, 100 का आधा करेंगे तो 50। ठीक है, इसी तरीके से 55 और 65 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 को आधा करेंगे तो 60। ठीक है, देखिए 10 10 का अंतर है तो 10 10 का अंतर यहाँ भी कर दो, सिंपल सी बात है। देखो 10 10 का अंतर, हाँ। अब देखो एफ एम, एफ एम का मतलब होता है एफ गुना एम, तो एफ और एम को गुना कर दो तो 5 दिया 15, 150, 600 और 11 सत्ते 77, 770 और 8 8 64, 640 और 9 तिया 27। ठीक है, सबको जोड़ो यहाँ पे, जो जोड़ेंगे वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफएम के नाम से जाना जाता है, सिग्मा एफएम। और एक और निकालना होता है जिसको हम लोग सिग्मा एफ कहते हैं। इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 8 24 8 चौके 32, 32 32 और 3 35, कितना हो जाएगा 35। इधर भी हम अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो का जीरो हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 7 7 7 14 4 18, 18 और 5, 18 5 कितना होता है 23 का 3 हाथ में बचा, हाथ में बचा 2। ठीक है, 2 1 3 3 9 9 और 7, 9 और 7 कितना 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, कितना हो जाएगा 24, 24 30। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एम कितना आया था 24 30 और सिग्मा एफ कितना आया 35। डिवाइड जब इसको कर दोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो 69.41 या 42 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था बच्चों आप लोग का 5 सवाल जो कि 5 5 नंबर का था और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे कि सर खंड सी को लेकर के आइए। ठीक है, मैं खंड बी तक बता के क्लोज कर दिया था, क्योंकि अभी बहुत सारे बीच बीच में वीकली टेस्ट, बहुत सारे चीज को बनाना पड़ता है वीडियो। ठीक है, आप ही लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को खंड सी को भी कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आप एक नेक काम जरूर करना। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो आप लोग। ठीक है, चैनल पे अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा देना, और अगर पुराने होंगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी से हमको मोटिवेट मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि सर इसी तरीके का वीडियो बनाइए। ठीक है, जो भी है आप कमेंट अच्छा करो। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर के आऊँ। ठीक है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों 2024 का इसी तरीके का तैयारी करना है आपको, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा देना है और फॉलो कर लेना है हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।